हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। तो अभी तक हम आपका फिलॉसफी में, ठीक है, 4 लेक्चर्स में ले चुका हूँ। ओके, तो अब हम उसके आगे चलते हैं। तो आप फिलॉसफी की प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। ओके, सो दिस इज़ द 5th लेक्चर। आज हमारा इंट्रोडक्शन का ये लास्ट पार्ट है। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट फर्स्ट फिलोसफर, दैट इज चारवाक फिलोसफर। ओके, सो चारवाक फिलोसफर को लेंगे। यू कैन कॉल इट चारवाक, कई लोग चारवाक बोलते हैं, कई लोग चरवाका बोलते हैं। ओके, तो आप हम ये सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम चरवाका फिलोसफर्स को लेंगे या चारवाक। ओके, एक स्कूल है। ओके, दीज आर स्कूल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी लास्ट क्लास में देखा था हमने, ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स पे थे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने खत्म किया था सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, और उसके अलावा हमने पढ़ा था एक प्रतीत्य समुत्पाद। ओके, ये यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट फीचर हमने देख लिया आपका। ओके, फर्स्ट ही फीचर का एक पार्ट और रह गया था, लॉ ऑफ कर्म। ठीक है, जैसे आपका कॉज इफेक्ट थ्योरी होती है ना, तो कॉज इफेक्ट थ्योरी में जो बेसिकली आप देखोगे, तो जो आपका लॉ ऑफ कर्मा है ना, आप देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा इज रिटन। ओके, सो लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ कॉज इफेक्ट थियरी इन द फील्ड ऑफ मोरलिटी। आप इसका ये फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, इन द फील्ड ऑफ मोरलिटी। तो अगर आप यहां देखेंगे, लॉ ऑफ कर्मा आपका क्या बोलता है? गुड डीड्स रिजल्ट्स इनटू गुड फ्रूट्स, वेयर एज बैड डीड्स रिजल्ट्स इनटू बैड फ्रूट्स। ओके, अच्छे कर्म आपको अच्छा फल देंगे, बुरे कर्म आपको बुरा फल देंगे। इवन गीता में भी ये लिखा गया है। ओके, इसलिए बोला जाता है कि कर्मा इज ए बिच। ओके, एज यू सो यू रीप। जो आपने बोया है आपको वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। ओके, तो वट एवर यू so shall you reap. That is the concept of your law of karma. Okay, and no one can escape from law of karma. Okay, here it is written, no one can escape from law of karma. Okay, कोई escape नहीं कर सकता। Okay, law of karma का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज की डेट में आप देखो, कोविड-19 जो चल रहा है आपका, ठीक है, जो आपका अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें अच्छे अच्छे लोग आपके लपेटे में आ गए। किसी ने सोचा था कभी कि ऐसी कोई बीमारी आएगी? ये सब चीजें क्यों होती है? तो आपको मानना पड़ेगा लॉ ऑफ कर्मा को। अगर आप लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानोगे तो ये चीजें आपकी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आपका एक कोई मुकेश अंबानी के घर पे पैदा हो रहा है, कोई स्लम्स में पैदा हो रहा है। क्यों डिफरेंस है हमारे, मतलब बर्थ लेने में, डेथ में? कोई बहुत तड़प तड़प के मरता है, ठीक है, कोई बहुत पीसफुल डेथ मरता है। तो ये सब कर्मा का खेल है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कर्मा हम डिटेल में रिलीजन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझो, कॉज इफेक्ट थ्योरी है ना, गुड डीड्स गुड फ्रूट्स। तो गुड फ्रूट्स क्या है आपका? गुड फ्रूट्स आर इफेक्ट। ओके, अगर मैं देखूं यहाँ पे, गुड फ्रूट्स आपका इफेक्ट है। किस चीज का इफेक्ट है? अगर आपने गुड डीड्स किए तो। ओके, सो योर गुड डीड्स रिजल्ट्स इनटू गुड फ्रूट्स, सो देयर इज ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, गुड डीड्स रिजल्ट्स इनटू गुड फ्रूट्स एंड बैड डीड्स रिजल्ट्स इनटू बैड फ्रूट्स। ओके, तो अगर आपने कॉज इफेक्ट थियरी का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इसलिए हमने लिखा गुड डीड्स गुड फ्रूट्स, ऐसा नहीं लिखा गुड डीड्स बैड फ्रूट्स। बट देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी। देखो, हम कई बार इनकंसिस्टेंसी भी देखते हैं कि कई लोग बहुत गलत काम करते हैं, फिर भी दे फाइंड गुड फ्रूट्स, वेयर एज पीपल हु परफॉर्म गुड डीड्स दे फाइंड बैड फ्रूट्स। तो ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है? ये इनकंसिस्टेंसी समझने के लिए हमको कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ समझना पड़ेगा। बेसिकली रीबर्थ का कंसेप्ट आपका क्या कहता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सम पीपल ऑलवेज परफॉर्मिंग, ओके, ऑलवेज परफॉर्मिंग बैड डीड्स बट फाइंडिंग गुड फ्रूट्स, ये लिखा हुआ है। ओके, वेयर एज सम पीपल ऑलवेज परफॉर्मिंग गुड डीड्स बट फाइंडिंग bad fruits. So this inconsistency can be explained on the basis of rebirth. देखो, rebirth क्या बोलता है? अगर आपको इस जन्म में अच्छे कर्म करने के बाद भी बुरे फल मिल रहे हैं, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे वो आपके बहुत गड़बड़ कर्म थे। तो इसकी वजह से आपको इस जन्म में
जो आपके अच्छे कर्म है और पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है उनमें से बुरे कर्म ज्यादा हैवी हो गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप देखते हो ना डॉग्स, कई डॉग्स आपके ऐसे होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं आपके, जो ठीक है आपको मिलेंगे सड़क पे घूमते हुए, उनकी कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, सर्दी में भी परेशान, गर्मी में भी परेशान। कई आप कुत्ते देखो, मतलब कई डॉग्स देखो मर्सिडीज में घूमते हैं। तो ये इतनी इनकंसिस्टेंसी कोई है, तो दोनों कुत्ते ही ना, बोथ आर डॉग्स। तो उसमें पता है डिफरेंस ये है कि हो सकता है पिछले जन्म में जो आपको उसने कर्म, जो आपके, हम उसकी बात करते हैं जो आपका मर्सिडीज में घूम रहा है, मान लो उसने पिछले जन्म में कर्म इतने खराब किए थे कि उसको कुत्ता बनाया, लेकिन उसने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, अब बैलेंस तो लाना था ना। तो वो अच्छे कर्म की वजह से उसको बोला कि तू रहेगा कुत्ता ही, लेकिन कुत्ता रहने के बाद भी तू घूमेगा मर्सिडीज में, लेकिन तू वो एंजॉय नहीं कर पाएगा जो ह्यूमन बींग्स एंजॉय करते हैं। यानी कि दोनों चीजों को बैलेंस किया, ओके। और जो बुरे कर्म करता था उसको स्ट्रे डॉग बना दिया। तो बेसिकली कई जो आपके कर्म होते हैं ना, इनका हम देखते हैं, वे करके देखते हैं कि आपके अच्छे कर्म कैसे, बुरे कर्म कैसे। तो कई लोग जैसे इस जन्म में बुरे कर्म कर रहे हैं फिर भी अच्छे फल मिल रहे हैं, इसका मतलब पिछले जो प्रीवियस बर्थ रहा होगा उसमें उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तो वही आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो जो इनकंसिस्टेंसी होती है ना लॉ ऑफ कर्मा में, कि भाई कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं तो भी उनको हमेशा अच्छे फल क्यों मिल रहे हैं, तो वो हम प्रीवियस बर्थ और रीबर्थ के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए हमारी इंडियन फिलोसफी में रीबर्थ को माना जाता है, क्योंकि रीबर्थ अगर नहीं मानेंगे तो ये जो इनकंसिस्टेंसी लॉ ऑफ कर्मा में, इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दिस इनकंसिस्टेंसी। तो आप कभी भी आपके साथ अगर बुरा हो रहा है, आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लो कि भाई पिछले जन्म के जो आपके बुरे कर्म थे वो बैलेंस हो रहे हैं, और अभी जो आप अच्छा कर रहे हो वो जब आपके बुरे कर्म बैलेंस हो जाएंगे तो या तो इसी जन्म में आपको फल मिलने लग जाएगा, नहीं तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ओके। तो जो आपका लॉ ऑफ कर्मा है वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है, ओके। तो जो आपका लॉ ऑफ कर्मा है, इट इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉज इफेक्ट थियरी in the field of morality, good deeds good fruits, bad deeds bad fruits. Now this is first feature, okay, cause effect theory is first feature, जहाँ पे हमने तीन तरह की आपकी cause effect theory डिस्कस की, साथ में हमने law of karma भी डिस्कस किया। We will discuss law of karma and rebirth in detail in philosophy of religion। तो अभी के लिए यही कंसेप्ट है। कई लोगों को होती है ना, आप लोग कई सोचते हो कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, मेरे साथ गलत क्यों होता है। तो भाई आपको पुराने जन्म का थोड़ी ना पता है। और देखो लॉ ऑफ कर्मा और रीबर्थ तो आपको मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करोगे कि एक अंबानी के घर में बर्थ ले रहा है, मुकेश अंबानी के घर में, एक कोई स्लम्स में पैदा हो रहा है, या एक कोई यूएस में पैदा हो रहा है, एक इंडिया में पैदा हो रहा है, एक सोमालिया में पैदा हो रहा है, कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, ठीक है। उसके तो कर्म उस समय तो उसने किए भी नहीं, तो उसके कौन से कर्म वो वहां तक चल रहे हैं, जो पैदा होते ही वो उसकी डेथ हो गई, वो चल रहे हैं, आपके पुराने कर्म का हिसाब अभी हो रहा है। तो कर्म तो आपको मानने पड़ेंगे, ओके। लॉ ऑफ कर्मा मानना पड़ेगा आपको, साथ में रीबर्थ भी मानना पड़ेगा। सेकंड है इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। देखो सेकंड जो आपका कंसेप्ट है जो इंडियन फिलोसफी में, दैट इज इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। इंडियन फिलोसफी में ये माना जाता है कि सोल इज इमॉर्टल इन नेचर, मतलब हम जो है, हम बॉडी और सोल का कॉम्बिनेशन है, ओके। तो आपकी बॉडी की डेथ होती है, ठीक है, बॉडी इज डिस्ट्रॉयड, सोल इज नेवर डिस्ट्रॉयड, ओके। सोल तो आपकी हमेशा आपकी चलते रहते हैं, ओके। सोल आपकी कैसी है, इमॉर्टल है, आपकी जो भी डिस्ट्रॉय होगी, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ना, ऐसे सोल आपकी बॉडी चेंज करती है, ओके। तो इमॉर्टलिटी ऑफ सोल मीन्स, इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इवन आफ्टर डेथ, ओके। बॉडी इज डिस्ट्रॉयड बट सोल रिमेन्स इंटैक्ट, ओके। ये मतलब है इसका। अब अगर हम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जाएंगे तो वहां पे जो आपका रीबर्थ है वो नहीं माना गया है, वहां पे सिर्फ एक बर्थ माना गया है, ओके। तो वो हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो सीमेंटिक रिलीजन है, सीमेंटिक रिलीजन है, मतलब विच आर प्रोपाउंडेड बाय मैसेंजर ऑफ गॉड। जैसे आपका क्रिश्चियनिटी में किसने किया है, जीसस क्राइस्ट है, और वहां पे क्या कौन है, आपके प्रॉफिट मोहम्मद। तो बेसिकली जो आपके मैसेंजर ऑफ गॉड ने जो प्रोपाउंड किए, दे आर नोन एज सीमेंटिक रिलीजन्स। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे तो वहां पे आपका रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं है, देयर इज ओनली कंसेप्ट ऑफ वन बर्थ, ओके। और वो भी कब होगा, जजमेंट डे वाले दिन, जब सारी सोल्स आपकी जो होंगी, सारी की सारी, ऑल दी सोल्स विल राइज फ्रॉम देयर ग्रेव एंड दे विल एंटर इनटू देयर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स दे विल बी सेंट टू हेवन और हेल। कर्मा के हिसाब से उनको हेल और हेवन में भेजा जाएगा, ओके। उसी को जजमेंट डे बोलते हैं, इसलिए वो बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। देखो आपको बॉडी को क्या दफनाते हैं, ठीक है। हिंदुइज्म की तरह उनको जलाते नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जो आपकी बॉडी है
वो आपकी कब आपकी बॉडी आपकी ग्रेव से राइज करेगी, सारी सोल्स उसमें एंटर करेंगी जो होंगी कब, जजमेंट डे वाले दिन। अब कब आएगा जजमेंट डे, नो बडी नोस। ओके, तो ये आपका फेथ है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपके जितने भी इंडियन फिलोसफर्स हैं सबने इमोर्टेलिटी ऑफ सोल माना है, सिर्फ 2 इंडियन फिलोसफर्स ने नहीं माना है। एक चरवाका है आपका, ओके, ये तो इसने तो कुछ ही नहीं माना है, ठीक है, और दूसरा आपका बुद्धिज्म है। देखो बुद्धिज्म ने सोल को माना है, बुद्धिज्म के हिसाब से सोल एग्जिस्ट करती है, लेकिन सोल इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल का मतलब है अनचेंजेबल, परमानेंट। बुद्धिस्ट फिलोसफर के हिसाब से सोल है, लेकिन सोल कैसी है, वो आपकी सोल चेंजेबल है। ओके, सोल इज ऑल्सो चेंजेबल, जैसे बाकी चीजें चेंज होती है ऐसे सोल भी आपकी चेंजेबल है। मतलब उन्होंने सोल को इमोर्टल नहीं माना है। ओके, तो ये सोल को चेंजेबल माना है। इसी के बेसिस पे उनकी एक थियरी है जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, जिसे कहते हैं नैरात्म्यवाद। अगर आपने पहले की फिलॉसफी मेरी वो क्लास अटेंड की है तो नैरात्म्यवाद आपको, ओके, नैरात्म्यवाद, ओके, नैरात्म्यवाद इज ए थियरी बाय बुद्धिस्ट फिलोसफर्स रिलेटेड टू योर सोल, नैरात्म्यवाद। ओके, तो ये आपकी थियरी है। नैरात्म्यवाद मीन्स नो सोल थियरी, बट नो सोल थियरी डजंट मीन सोल they have refuted soul. No soul theory means they have accepted soul, but soul is changeable in nature. जबकि आपने देखा हिंदुइज्म में क्या माना जाता है सोल को, सोल आपकी अनचेंजेबल है, इम्परमानेंट है, इमॉर्टल है, वो परमानेंट है, सॉरी इम्परमानेंट नहीं, सोल इज अनचेंजेबल, परमानेंट एंड योर इमॉर्टल। सोल चेंज नहीं होती है, सिर्फ आपकी बॉडी बदलती है। लेकिन बुद्धिस्ट फिलोसफर ने सोल को भी चेंजेबल माना है, तो वो हम आगे बुद्धिस्ट फिलोसफर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं हम। तो इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल, देखो इसके बारे में एक बड़ा आपका फेमस श्लोक है। अगर आप गीता वीता पढ़ने का, थोड़ा गीता वगैरह भगवत गीता पढ़ते हो तो एक श्लोक है, जो श्लोक मैंने आपके लिए लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है पेपर में, ये हिंदी में, ओके, आपको इंग्लिश में लिखना है। तो ये जो संस्कृत है मैंने आपके लिए थोड़ा सा लिख दिया है, ताकि कई बार घर वाले अगर कहें पढ़ता नहीं है या पढ़ती नहीं है तो ये श्लोक सुना देना उनको, या ये तेज पढ़ने लग जाए। आपको पेपर में ये लिखना है, और ये लिखना है, ये भी आपको सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है, नैनम छिदंती, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, पता चल जाएगा एग्जामिनर को इसको आता है। तो अगर इसको श्लोक को हम पढ़े तो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है, नैन न चैनम क्लेदंतापो न शोष्यति मारुत है। ओके, इंग्लिश में पढ़ लो, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है, न चैनम क्लेदंतापाओ न शोष्यति मारुत है। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, तो ये याद नहीं करना है, ये ना वहां लिखना है, आपको सिर्फ ये 2 लाइनें यहाँ पे लिख देनी है, ये नैनम छिदंती। और अगर ये भी नहीं लिखोगे आप यहाँ तक तो इट डजेंट मैटर, ये काम का नहीं है। अगर याद है अच्छी बात है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न चैनम क्लेदंतापो न शोष्यति मारुत है। याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वाला काम का है आपका। ओके, यू हैव टू राइट दिस थिंग इन योर पेपर। इस श्लोक का मतलब ये है कि सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन, कोई वेपन उसको नहीं काट सकता, नॉर कैन बी बर्न बाय फायर, ठीक है, आग उसको जला नहीं सकती, नॉर मॉइस्चर्ड बाय वाटर, पानी उसको भिगो नहीं सकता, नॉर विदर्ड बाय विंड, हवा उसको सुखा नहीं सकती। तो ये सब चीजें ये बताने का है कि सोल आपकी इमॉर्टल है, अनचेंजेबल है, परमानेंट है। तो ये आपका भगवत गीता में श्लोक बोला गया है सोल को लेकर, सोल इज इमॉर्टल। ओके, और अधिकतर फिलोसफिकल सिस्टम्स मानते हैं, चरवाका ने नहीं माना है और बुद्धिज्म ने चेंजेबल माना है। ओके, सो दिस इज अवर सेकंड फीचर। थर्ड फीचर इज रीबर्थ। रीबर्थ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। रीबर्थ इंडियन फिलोसफी में माना गया है, इट मीन्स टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन अंटिल लिबरेशन इज अचीव्ड। ठीक है, लिबरेशन इज नॉट अचीव्ड, जब तक लिबरेशन आपको नहीं मिलेगा तब तक आपकी बॉडी का जो है, आपकी सोल का बर्थ होता रहेगा। ओके, सोल, बॉडी तो एक मीडियम है, आपकी सोल को मिलता है लिबरेशन, तो आप जब तक आपको लिबरेशन नहीं मिलेगा योर सोल विल टेक बर्थ अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जब तक आपका आईएएस नहीं हो जाता है तब तक आप प्री लिखोगे हर साल, फिर मेंस लिखोगे, फिर इंटरव्यू जाओगे, तो बेसिकली ये साइकिल चलती रहती है। कब आपको लिबरेशन मिलेगा? जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपका आईएएस मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली जो आपका ये कंसेप्ट है, ठीक है, एक साइकिल चलती रहती है। ओके, साइकिल चलती है ना हमारी, इस तरह से साइकिल चलती है आपकी। ओके, प्री मेंस फिर इंटरव्यू, अगर यहाँ पे आके आपको मिल गया लिबरेशन तो ठीक है, फिर से साइकिल चलेगी। ऐसे ही हमारा जीवन मरण चक्र चलता है, पहले आपका बर्थ होता है, बर्थ के बाद फिर आपकी डेथ होती है।
अगर आपकी डेथ के टाइम आपकी डिजायर्स रह जाती हैं, ठीक है, फीलिंग्स रह जाती है इस वर्ल्ड के लिए, तो फिर से आपका बर्थ होता है, फिर डेथ, फिर बर्थ, फिर डेथ, और जब तक आप इस दुनिया में आओगे सफरिंग रहेगी। तो ये कंसेप्ट रीबर्थ का माना गया है, सारे फिलोसफर्स ने माना है चरवाका को छोड़ के। देखो बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने सोल को आपकी अनचेंजेबल माना है, नो डाउट, दे हैव एक्सेप्टेड सोल एज चेंजेबल। ओके, उन्होंने सोल को चेंजेबल माना है, उन्होंने बोला सोल अनचेंजेबल नहीं होती है। ओके, सोल इज ऑल्सो चेंजेबल इन नेचर, सोल भी आपकी चेंजेबल है, यानी सोल को उन्होंने इमोर्टल नहीं माना है, लेकिन उन्होंने रीबर्थ को माना है, उन्होंने रीबर्थ को माना है। मतलब चरवाका और आपका चरवाका ऐसा है जिसने ना रीबर्थ माना है ना सोल को इमोर्टल माना है। बुद्धिस्ट फिलोसफर ने सोल को इमोर्टल नहीं माना है, चेंजेबल माना है, लेकिन उन्होंने रीबर्थ को माना है। तो ये नैरात्म्यवाद जब हम पढ़ेंगे इनकी फिलोसफी में तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, तो बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने सोल को इमोर्टल नहीं माना है, उनके हिसाब से सोल इज ऑल्सो चेंजेबल इन नेचर बट दे हैव एक्सेप्टेड रीबर्थ। ओके, और रीबर्थ आपका लॉ ऑफ कर्मा और रीबर्थ दोनों इंटर रिलेटेड है, वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आपको कोई डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज हाईएस्ट आइडियल्स और पुरुषार्थ। देखो इंडियन फिलोसफी में 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। ओके, 4 पुरुषार्थ मतलब हाईएस्ट आइडियल्स। जब आप इन चारों पुरुषार्थ को फॉलो करोगे तभी आपको लिबरेशन मिलता है। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है अभी, ठीक है, या आपको कोई भी एग्जाम अगर फाइट करना है तो आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा ना, बुक्स पढ़नी है, टाइम पे उठना है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 आपको जो आपके पुरुषार्थ ही हैं, तो ये 4 पुरुषार्थ कौन से आपके, ये 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। अधिकतर जो आपके फिलोसफिकल सिस्टम्स हैं उन्होंने इन सबको माना है। एक चरवाका ही है जो आपका नहीं मानता है, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ कौन से, सबसे पहले धर्म है, मोरल ड्यूटी। जैसे अभी आप स्टूडेंट हो तो आपकी मोरल ड्यूटी है पढ़ना, ठीक है। कोई अगर डॉक्टर है तो उसकी मोरल ड्यूटी क्या है, लोगों की सेवा करना, ठीक है। वेल्थ, पहले आप मोरल ड्यूटी करो, अभी आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करो, उसके बाद फिर आप जॉब करके पैसा कमाओ, उसके बाद शादी करके आप फिजिकल प्लेजर, ठीक है, जो आपका होता है काम, और उसके बाद इन चीज़ों से मुक्त हो जाओ तो उसके बाद लिबरेशन की खोज में निकल जाओ। तो बेसिकली ये जो शुरू के 3 चीजें है ना, ये मीन्स है। ओके, इनको मीन्स बोलते हैं। जैसे गांधी जी के टाइम पे आपके नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, ये दोनों आपके मीन्स थे, लेकिन गांधी जी अचीव क्या करना चाहते थे उससे, आज़ादी, ठीक है, हमारे लिए स्वराज। तो बेसिकली स्वराज आपका एंड था। तो जब इन तीनों को आप फॉलो करोगे अच्छे से तो आपको लिबरेशन मिलेगा। ओके, यानी कि ये मीन्स है, रास्ता है, ये मीन्स है, और इनसे आपको किस पे पहुंचना है, एंड आपका क्या है, लिबरेशन। ओके, जैसे आपके लिए लक्ष्मीकांत हो गई, आपका इकोनॉमी की बुक हो गई, मैं हो गया, मैं, हम सब मीन्स है आपके लिए, और आप आईएएस तक आपको पहुंचना है, दैट इज एंड फॉर यू। तो जब आप धर्म को, और ये ऑर्डर में फॉलो करने है, सबसे पहले धर्म को फॉलो करना है, फिर अर्थ को, ठीक है। ऐसा ऐसे जो करते हो आप, ऐसे थोड़ा ना पैदा होते ही आपकी शादी कर देंगे, नहीं ना, पहले आपको मोरल ड्यूटी करनी है, अगर स्टूडेंट हो पढ़ाई करनी है, टीचर हो तो वो, तो पहले शुरू में आपको आपके सारे कर्म करने हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, टीचर बन गए, कुछ भी बन गए, उसके बाद आपने पैसा कमाना है, शादी करनी है, फिजिकल प्लेजर का एंजॉय करना है, और उसके बाद लिबरेशन की खोज में निकल जाना है। ओके, ऑर्डर में परफॉर्म करना है। ओके, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट 3 आर मीन्स वेयर लास्ट वन इज एन एंड। और इन्हीं आइडियल्स पे आपके आश्रम्स होते हैं, देयर आर 4 आश्रम्स, ठीक है। जब हम शुरू में 25 साल तक फॉलो करते हैं उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। 25 साल तक हमें क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब सेलिब्रेट रहना है, शादी नहीं करनी है, क्योंकि उस समय तक हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन वगैरह। उसके बाद 26 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं हम, ठीक है, लिखा हुआ है ना 26 to 50। ओके, उसके बाद शादी वादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, एंजॉय करते हैं, काम फिजिक। उसके बाद फिर जब हम 50 के बाद क्या करते हैं, हम वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं आप फॉरेस्ट में निकल गए, ठीक है। वानप्रस्थ को वैसे फॉरेस्ट ड्वेलर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मतलब है कि आप थोड़ा सा है ना, खुद को अपनी जो फैमिली लाइफ है उससे थोड़ा सा आप खुद को डिटैच कर लेते हो, आप सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है, आप सोशल सर्विस करने लग जाते हो। ओके, अभी तक तो आप क्या आते हैं, काम, फिजिकल प्लेजर, बच्चों के पीछे लगे हुए थे, अटैचमेंट। अब आप धीरे धीरे खुद को डिटैच करने लग जाते हो। ओके, और फिर जब आप डिटैच हो जाते हो तो लास्ट में फिर आप संन्यास आश्रम, ठीक है, जो आपके सन्यासी होते थे, ठीक है, आप सब चीजों से एकदम अलग हो जाते हो, ठीक है, भगवान की शरण में चले जाते हो, ऑलमाइटी गॉड से आप, वही आपके लिए सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वानप्रस्थ आश्रम आपको धीरे धीरे डिटैच होने में हेल्प करता है, ठीक है। आप सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं और फिर धीरे धीरे आप अपने जो गृहस्थी थी, आपके बाल बच्चे थे, जो आपके अटैचमेंट है, उनसे आप धीरे धीरे डिटैच होके फिर फाइनली डिटैच होके किसमें एंटर कर जाते हो, संन्यास आश्रम में। तो देयर आर 4 आश्रम्स। ओके, तो ये हमारे इंडियन फिलोसफी में 4 आश्रम माने जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडियन फिलोसफी में ये माना जाता है इट इज पॉसिबल
टू फाइंड हैप्पीनेस ऑलवेज, ठीक है। हैप्पीनेस आपको, आप कभी भी जब चाहो तब हैप्पी रह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हैप्पीनेस के लिए कोई टाइम होता है, ठीक है। जैसे बच्चा देखा है आपने, जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो बिना बात के हंसता है, ठीक है, कोई रीजन नहीं होता, वो हंसता है, वो हमेशा क्या रहता है, हैप्पी रहता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर। प्लेजर आपका शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे आपने कुछ अच्छा गाना सुना, आपको मजा आ गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन गाना दिन भर थोड़ी ना सुनोगे। जैसे ही गाना बंद हुआ आपका प्लेजर खत्म। कुछ अच्छा आपने खा लिया, टेस्ट किया, ठीक है, रसगुल्ला खा लिया, ठीक है, गुलाब जामुन आपने खा लिया, या आपने कुछ और चीज खा ली, कुछ तीखा अच्छा खा लिया, पानी पूरी खा ली, यू विल फील प्लेजर। प्लेजर इज शॉर्ट लिव्ड। तो प्लेजर आपका बाहर से आ रहा है, आप पानी पूरी पे डिपेंडेंट हो, या फिर आप म्यूजिक पे डिपेंडेंट हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड जब उसका फोन आ गया यू गेट हैप्पी, ठीक है, या बॉयफ्रेंड का आ गया लड़की को तो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब फिर फोन पर जब तक रहेंगे तब तक खुश है, उसके बाद क्या, उसके बाद दुखी। लेकिन जो हैप्पीनेस है ना, ये परमानेंट होती है। हैप्पीनेस अंदर से आती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एक कोई अगर 100 रुपए कमा रहा है तो भी वो खुश हो सकता है, और दूसरी जगह पे जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, पता चल रहा है वो दुखी है। तो पैसा और बाकी चीजें आपकी खुशी की कोई गारंटी नहीं है। जैसे अभी आपका आईएएस है, आपकी रानी नागर आईएएस बन के उन्होंने 2010 बैच की है, ठीक है, अभी हरियाणा कैडर की, उन्होंने रिजाइन किया। कितने सारे लोग आईएएस रिजाइन कर देते हैं, और आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आईएएस बनने के बाद भाई आप खुश रहोगे, वो डिपेंड करता है कि आप खुशी को किस तरीके से देखते हो। कई लोग गरीबी में भी खुश हैं, कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। तो जो हैप्पीनेस है, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। जब आप चीजों को लेके खुद फील करोगे कि आप हैप्पी हो। जैसे मान लो आप हमेशा अगर शिकायत ही करते रहते हो, आप दूसरे को देखते रहते हो, इसके पास तो मर्सिडीज है, इसके पास ऑडी है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ। तो अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे हैप्पीनेस के लिए, तो वो हैप्पीनेस के लिए तो कभी नहीं आ सकती। वो प्लेजर है थोड़ी देर के लिए। गर्लफ्रेंड आगे कितने दिन के लिए रहेगी, थोड़े दिन के लिए। गाड़ी आगे कितने दिन के लिए, ठीक है। अभी आप देख लो कोविड-19 में अच्छे अच्छे लोग जो हैं आपके, वो उनका बिजनेस ठप हो गया। तो हैप्पीनेस का मतलब ये है कि हैप्पीनेस हमेशा आपके इनसाइड। अगर आपने हैप्पीनेस का कंसेप्ट समझ लिया, हैप्पीनेस का मतलब है आप हर हाल में खुश हो, भले ही से आप गरीबी में हो। जैसे आपके गौतम बुद्धा थे, गौतम बुद्धा ने इतना बड़ा अपना राजपाट छोड़ दिया, और उसके बाद भी वो हमेशा खुश रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से हैप्पीनेस आई उनके। जब आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है तभी आपको हैप्पीनेस आती है। तो इट इज पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी। इसमें रास्ते बताए गए जो हम देखेंगे, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, आप अपने अंदर देखो। आप पास वाले को देखोगे, अगर दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। आप खुद के अंदर देखो, आप देखोगे तो देखो, आप सोचोगे यार मेरे पास क्या है। आप सोचो उनका क्या, जिनके बेचारे के कोई डिफॉर्मिटी है। मान लो किसी को पैर नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। आप तो सब कुछ कर सकते हो। आप पढ़ रहे हो, आप सोचो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिली हुई है, आपको इंटरनेट मिला हुआ है। काफी देश ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट है, फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। और बाकी कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है। वो होते हुए फिर कई लोगों के पास क्या, वो एजुकेटेड नहीं है। तो आप तो बहुत अच्छे हो, तो फिर भी आप शिकायतें करोगे, तो फिर तो आप जिंदगी भर शिकायतें करते रहोगे। तो बेसिकली हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। इवन इफ यू आर इन पेनफुल कंडीशन, अगर आप दुख वाली कंडीशन में हो तो भी आप खुश रह सकते हो, अगर आप अपने अंदर देखते हो तो। क्योंकि आप देखो, अगर आपको कोई दुख भी है, मान लो आपको सिर दर्द हो गया, फीवर हो गया, तो फिर भी आप देखो, आप ये सोचो ना कि शुक्र है फीवर वगैरह हुआ, कोरोना हो जाता, या फिर मान लो ट्रॉमा सेंटर में आपने जाके देखा लोगों की क्या हालत होती है, लोगों को कैंसर होता है, फिर भी लोग जीते हैं। तो आप तो उनसे बहुत बेटर हो। तो अगर आप दूसरे को, उसको क्यों देख रहे हो जो आपसे बेटर है? आप खुद को देखो ना कि आप कितने लोगों से बेटर हो, तब आप खुश रह सकते हो। ओके, तो हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, फ्रॉम आउटसाइड वी कैन गेट ओनली प्लेजर विच इज शॉर्ट लिव्ड, वेयर एज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम आउटसाइड विच इज हैप्पीनेस विल कम फ्रॉम इनसाइड। ओके, ये वाला आप इनसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। स्लाइड में ये गलत लिख गया है। ओके, आई विल करेक्ट इट, इट इज इनसाइड। ओके, राइट इट इनसाइड। ओके, सही कर लीजिएगा इसको, इट इज इनसाइड। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड, इसको सही कर देंगे हम स्लाइड में। तो हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो हैप्पीनेस परमानेंटली हो सकती है। अगर आप खुद की हैप्पीनेस पे खुद पे डिपेंडेंट हो तो यू विल बी हैप्पी ऑल द टाइम। ओके, बच्चा होता है ना, वो खुशी के लिए खुद पे डिपेंडेंट होता है, वो इसलिए हमेशा अपनी मर्जी से हंसता है। ओके, तो बेसिकली आप खुश रहोगे तभी। गौतम बुद्धा ने इतना बड़ा राजपाट क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि हैप्पीनेस मेरे अंदर से आए।
तो जितने भी आप देखोगे, ये जितने आपके ऋषि मुनि होते हैं, सेंट टाइप के लोग होते हैं जो आपके, ये लोग इनके अंदर से इनके अलग ही एक हेलो इफेक्ट होता है। ठीक है, कई लोग आईएएस छोड़ देते हैं, जैसे आपकी बहुत सारे अरुणा रॉय है, आईएएस है, ठीक है, आईएएस उन्होंने रिजाइन किया था, वो सोशल सर्विस कर रही है। तो लोग इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट छोड़ के आते हैं, क्यों? क्योंकि जब सोशल सर्विस करते हो उनको लगता है, तब उनको एक सेटिस्फेक्शन फील होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है आपके पास पैसा होगा तो आप सेटिस्फाइड रहोगे, या आप आईएएस बन गए तो सेटिस्फाइड रहोगे। इवन अगर आप नॉर्मल जॉब भी कर रहे हो, 1,000 रुपए कमा रहे हो, 2,000 रुपए कमा रहे हो, तो भी आप खुश रह सकते हो, सेटिस्फाइड रह सकते हो। और अगर आप लाख करोड़ कमा रहे हो तो भी हो सकता है कि आप डिससेटिस्फाइड रहो। करोड़पति लोग क्या सुसाइड नहीं करते? करते हैं। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर से आपका ये देखिए चरवाका शुरू करेंगे। ओके, तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। जो कुछ डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। ओके, जितना आप इसको सपोर्ट करेंगे चैनल को, इट विल ग्रो। ओके, और उतना ही आपको फायदा होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।